कहानी की शुरुआत में हमारा मेलिड युनतिंग कह रहा था कि मेरे पास जिंदा रहने के लिए बस 100 दिन ही बचे हैं। इन 100 दिनों के अंदर मुझे अपनी माँ का बदला लेना है। उन लोगों ने हमारे साथ जो कुछ भी किया, मैं उन्हें वही दर्द लौटाना चाहता हूँ। 100 दिनों के बाद मेरी जिंदगी खत्म होने वाली थी कि मैं उस लड़की से मिला। यहाँ पर उस लड़की को देखने के बाद युनतिंग के चेहरे पर एक बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है। ये तो कहानी का एक छोटा सा इंट्रो था। अब होती है कहानी की असल शुरुआत। युनतिंग एक आइलैंड पर रहने के लिए आया था। वो चलने के लिए किसी स्टिक का इस्तेमाल कर रहा था, जिससे हमें पता लगता है कि वो क्रिपल है। युनतिंग कहता है कि मैं यहाँ पर आया हूँ, इसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं है। ये अच्छा है, मुझे अपना टाइम दूसरी चीज़ों में बिगाड़ना नहीं है, जैसे कि दवाई लेना, डॉक्टर से मिलना एक्सेट्रा। बस मुझे अपना बदला लेना है। तभी ही उसका असिस्टेंट आकर उसे कहता है कि आप इस तरह से चलिए मत, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। अगर आप कहो तो मैं आपके लिए डॉक्टर को बुलाता हूँ। युनतिंग उसे कहता है कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ, तो तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। असिस्टेंट कहता है कि फिर भी आपको दवाई तो ले लेनी चाहिए। तो वो कहता है कि मैंने पहले ही बेहतरीन से बेहतरीन डॉक्टर को दिखाया, पर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। अब मैं डॉक्टर को ढूंढने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, मुझे बस अपने अंकल से अपना बदला लेना है। असिस्टेंट कहता है कि अब आप छोटे बच्चे की तरह जिद ना करें और ट्रीटमेंट करवा लीजिए। तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर रहने के लिए आया हूँ, तुम इसके बारे में किसी को भी कुछ भी मत बताना, ये हमारा सीक्रेट रहेगा। फिर असिस्टेंट वहाँ से चला जाता है। युनतिंग खुद से कहता है कि मैं इसी जगह पर अपनी जिंदगी के आखिरी पल बिताने वाला हूँ। इतना कहकर वो जैसे ही घर के अंदर जाता है तो काउच पर हमारी फीमेल लीड शव शव घोड़े बेचकर सो रही थी। युनतिंग उसे इस तरह से देखकर पहले तो मुंह बिगाड़ता है और उसके बाद अपनी स्टिक से उसे उठाता है, पर वो तो गहरी नींद में थी, इसीलिए नहीं उठती। युनतिंग कहता है कि जरा देखो तो इसे, सफाई वाली होकर कितने मजे से सो रही है, मैनरलेस कहीं की, बिल्कुल लल्लू जैसी लग रही है। वो चिल्लाकर कहता है कि ओए लड़की उठो, ये कोई बगीचा नहीं है, ये मेरा घर है। इतना कहकर वो उसका हाथ पकड़ता है। शव शव अपनी आंखें खोलती है। वो युनतिंग को देखकर कहती है कि क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ, ये लड़का कितना ज्यादा हैंडसम है। युनतिंग कहता है कि अमीर लड़कों को फंसाने का पुराना तरीका, दिखने में ही तुम काफी ज्यादा पागल और बेकाश टाइप की लगती हो। वो उसका हाथ चटकता है एंड कहता है कि बताओ तुम कौन हो और तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा, तुमने मेरी बातें कितनी सुनी। तभी ही वहाँ पर असिस्टेंट आने लगता है तो युनतिंग शव शव का हाथ खींचता है और एक्सीडेंटली इन दोनों के बीच में किस हो जाता है। एक फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि शव शव अपनी कोवर्कर के साथ काम कर रही थी, मतलब कि शव शव ही काम कर रही थी, उसकी कोवर्कर तो बस बैठे बैठे गेम्स खेल रही थी। शव शव को अपना खुद का घर खरीदना था, इसलिए वो पैसे इकट्ठा कर रही थी। उसकी कोवर्कर उसे कहती है कि हमारे रिजॉर्ट में एक अमीर लड़का रहने के लिए आया है, उसका टेम्पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो मैं उसके यहाँ काम नहीं करने वाली। तुम्हें खुद का घर खरीदना है ना, तो तुम उसके यहाँ काम करने जाओ, वो तुम्हें बदले में बहुत सारे पैसे देगा। अब ये लड़की अपना असली रूप दिखाती है। वो कहती है कि तुम्हें जितने भी पैसे मिले उसके आधे तुम मुझे दे देना, क्योंकि ये आइडिया तो मैंने ही तुम्हें दिया। और तो और भोली भाली शव शव इसके लिए मान भी जाती है एंड युनतिंग के घर पर काम करने के लिए आ जाती है। प्रेजेंट में इन दोनों का किसिंग सीन अभी भी चल रहा था। युनतिंग उसे खुद से दूर करता है एंड उसके ऊपर सवालों की बौछार करता है कि तुम कौन हो, तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा, तुम्हारा मकसद क्या है, तुम मुझे इस तरह से अप्रोच क्यों कर रही हो। शव शव बड़े क्यूट वे से कहती है कि तुम मुझ पर गुस्सा क्यों कर रहे हो, मैं इतने सारे सवालों का जवाब कैसे दूंगी। ये वाला सीन यहीं पर ही कट होता है। अगले दिन शव शव फ्लोर साफ कर रही थी। उसकी कोवर्कर उसे कहती है कि ये काम तुम तीसरी बार कर रही हो। वो अमीर लड़का युनतिंग जानबूझकर फ्लोर को गंदा कर रहा है ताकि वो हमें परेशान कर सके, खड़ूस कहीं का। मैंने तो ये भी सुना है कि उससे डील करना आसान नहीं है, वो हर वक्त बस गुस्सा करता रहता है। तभी ही वहाँ पर उनका मैनेजर आता है तो कोवर्कर शव शव के पास से पोछा छीनकर खुद मारने लगती है। मैनेजर कहता है कि ये काम खत्म करो तो तुरंत दूसरा काम मिलेगा। शव शव कहती है कि अभी तक तो मैंने लंच भी नहीं किया, क्या आप मुझे थोड़ा आराम करने नहीं देंगे। तो मैनेजर उससे कहता है
कि कल तुमने युनतिंग को परेशान किया था, बस वो इस बात का बदला ले रहा है। मैं तुम्हें एक मुफ्त की सलाह देता हूँ कि आगे से तुम युनतिंग को परेशान मत करना, वरना वो तुम्हें इसी तरह से काम करा करा कर परेशान करेगा। ये लड़का युनतिंग के अंकल का बेटा है, इसका नाम हाउ है। वो कहता है कि तुम श्योर हो ना कि युनतिंग यहीं पर ही रहता है? तो वो कहता है कि हाँ, वैसे मैंने सुना है कि उसकी हेल्थ कुछ ठीक नहीं है, तो वो हमारा क्या ही बिगाड़ लेगा। हाउ कहता है कि मैंने उस युनतिंग को कार एक्सीडेंट में मरवाने की कोशिश की, पर फिर भी वो साला बच गया। जब डैड को इसके बारे में पता चला तो उसने मुझे डांटा। वो जो दूसरा लड़का था वो कहता है कि युनतिंग को मरवाने के पीछे हमारा हाथ था। ये बात किसी को भी पता नहीं है, तो तुम इतना ज्यादा टेंशन मत लो। वैसे भी वो आज नहीं तो कल मरने ही वाला है, तो उसके मरने के बाद सब कुछ आपका ही तो है। असिस्टेंट आकर युनतिंग से कहता है कि मैंने शव शव का बैकग्राउंड चेक कराया, वो लड़की बुरी नहीं है, सालों से यहीं पर ही रहकर क्लीनिंग का काम करती है। उसका पैसे कमाने का जरिया बस यही क्लीनिंग जॉब है, तो प्लीज आप उस पर इतना गुस्सा ना करें और उसके पास से इतना ज्यादा काम भी ना करवाए। असिस्टेंट कहता है कि तुम्हें दूसरों की बड़ी फिक्र है, वैसे मैंने तुम्हें जो कहा था क्या वो तुम लाए? तो असिस्टेंट उसे एक फाइल देता है। वो कहता है कि लिन ग्रुप का फ्रॉड एक्सपोज हो गया है। आपने जैसा अनुमान लगाया था, लिन ग्रुप की मदद अब कोई भी नहीं करना चाहता। मिस्टर लिन ने लिन ग्रुप के पद से इस्तीफा दे दिया है एंड अब उसकी एक लौती बेटी लिनशी इस ग्रुप को संभाल रही है। लिनशी आज नहीं तो कल आपके पास से मदद मांगने के लिए जरूर आएगी। फिर हम लिनशी को देखते हैं जो कि हाउ के साथ थी। हाउ से कहता है कि युनतिंग कहाँ पर जाकर छुपा है, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, पर अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। इतना कहकर वो उसे एक फाइल देता है। लिनशी उसको देखकर कहती है कि क्या तुम मेरी कंपनी को खरीदना चाहते हो? हाउ कहता है कि मेरे डैड तुम्हारी कंपनी को खरीदना चाहते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। लिनशी उसे कहती है कि तुम तो मुझे बाप के पैसों पर अय्याशियाँ करने वाले लड़के लगते हो, मैं अपनी कंपनी को तुम्हें हरगिज नहीं बेचूंगी। ये सुनकर हाउ को उस पर गुस्सा आता है। वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम युनतिंग के पास से मदद मांगने के लिए जाने वाली हो, पर उससे पहले तुम्हें युनतिंग को ढूंढना होगा। युनतिंग कहाँ पर जाकर छुपा बैठा है ये बात अभी किसी को भी नहीं पता है। अगर तुम्हें युनतिंग चाहिए तो तुम्हें मेरे पास तो आना ही होगा। ये कहकर हाउ वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद लिनशी किसी को कॉल करती है। वो था युनतिंग का असिस्टेंट। लिनशी उसे कहती है कि मुझे युनतिंग से मिलना है, तो असिस्टेंट कहता है कि युनतिंग अभी बिजी है तो वो तुमसे नहीं मिलेगा। ये वाला सीन यहीं पर ही कट होता है। अगले दिन हम देखते हैं कि लिनशी इसी आइलैंड में आ जाती है और उसका सामना शव शव से होता है। लिनशी शव शव को पहली ही नजर में देखकर पहचान जाती है कि ये लड़की बहुत ही ज्यादा भोली भाली है, इसे मैनिपुलेट करना आसान है। वो उसे युनतिंग के बारे में पूछती है तो शव शव उसे कहती है कि युनतिंग वो खड़ूस ना, मुझे उसके बारे में पता है। तो लिनशी उसे उसका एड्रेस मांगती है। शव शव मना करती है तो वो कहती है कि तुम बहुत ही ज्यादा प्यारी हो, तो मैं तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ, क्या हम दोनों एक दूसरे की वीचैट आईडी शेयर कर ले? शव शव कहती है कि मैं वीचैट यूज नहीं करती, अगर तुम्हें मुझसे बात करनी है तो तुम मुझे टेक्स्ट के जरिए बता सकती हो। लिनशी कहती है कि मुझे इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर क्या तुम मुझे युनतिंग का पता बता सकती हो? बदले में मैं तुम्हें केक खिलाऊंगी। ये सुनकर शव शव मान जाती है। अगले सीन में शव शव केक खा रही थी तो उसके पास लानफेंग आता है जो कि उसके बचपन का दोस्त है। शव शव उसे कहती है कि लानफेंग देखो, मुझे एक ब्यूटीफुल लेडी ने ये केक दिया, ये बहुत ही ज्यादा डिलीशियस है। लानफेंग उसे कहता है कि केक को देखकर तो मेरी शव शव उस पर टूट ही पड़ती है। खाने में इतनी ज्यादा बिजी हो जाती है कि वो किसी की भी बात नहीं सुनती। वो कहती है कि लानफेंग क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? चाओ मैं तुमसे बात नहीं करती। लानफेंग कहता है कि मेरे पास 2 गुड न्यूज़ है। वो तुरंत कहती है कि मुझे बताओ ना। तो वो कहता है कि पहला, मैं ग्रेजुएट हो गया एंड दूसरा, मेरे बॉस ने मुझे यहीं पर ही काम दिया है, मैं यहीं पर ही रहकर अपनी जॉब कर सकता हूँ। ये सुनकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। वो कहती है कि फिर तो हम दोनों रोज मिलेंगे, पर फिर सेट होकर कहती है
कि पर तुम्हारी माँ मुझे पसंद नहीं करती, उसे अच्छा नहीं लगता कि हम दोनों मिले। तो लानफेंग कहता है कि तुम मेरी माँ की चिंता मत करो, वो पहले से ही ऐसी है। अब मुझे बहुत सारे पैसे कमाकर खुद का घर खरीदना है ताकि मैं अपनी फैमिली के साथ रह सकूं। वो ये सारी बातें शाओ शाओ की तरफ देखते हुए कह रहा था। यानी कि लानफेंग शाओ शाओ को पसंद करता है, पर शाओ शाओ को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बस उसे फ्रेंड ही मानती है। अगले सीन में शाओ शाओ काफी ज्यादा परेशान नजर आ रही थी। उसकी कोवर्कर उसे कहती है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम बार बार अपने फोन को चेक कर रही हो। शाओ शाओ कहती है कि कल लानफेंग ने मुझसे कहा था कि आज वो मुझसे मिलेगा, पर वो नहीं आया। कोवर्कर उसे कहती है कि क्या तुम्हारा झगड़ा हो गया है। वो कहती है कि ऐसी बात नहीं है, मैं और लानफेंग कभी भी झगड़ा नहीं करते। दूसरी तरफ युनतिंग की तबीयत बिगड़ जाती है, तो असिस्टेंट उसके पास आकर कहता है कि मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ। तो वो कहता है कि नहीं, अगर डॉक्टर यहाँ पर आया तो सबको पता लग जाएगा कि मैं इसी रिसोर्ट में रह रहा हूँ। ये सुनकर असिस्टेंट उसे दवाई खिलाने की कोशिश करता है, तो वो दवाई खाने से मना कर देता है। यहाँ पर शाओ शाओ और कोवर्कर को बताया जाता है कि युनतिंग के घर में इमरजेंसी आ गई है। युनतिंग का नाम सुनकर कोवर्कर पेट में दुखने का बहाना मारकर वहाँ से चली जाती है। जाते जाते वो कहती है कि मुझे उस खड़ूस का चेहरा नहीं देखना है, प्लीज मेरे बदले में तुम वहाँ पर काम कर लेना। अगले दिन युनतिंग बिल्कुल ठीक था। वो असिस्टेंट से थैंक यू और सॉरी दोनों ही कहता है। तो असिस्टेंट उसे कहता है कि तुम्हें थैंक यू शाओ शाओ को कहना चाहिए, क्योंकि कल रात उसने ही तुम्हारी केयर की। युनतिंग सोचता है कि उस लल्लू टाइप की लड़की ने मेरी मदद की, यकीन नहीं होता। मैनेजर आकर कहता है कि यंग मास्टर, शाओ शाओ बहुत ही ज्यादा अच्छी लड़की है, अगर वो आपको परेशान करे तो प्लीज उसे माफ कर देना। वो लड़की बहुत ही ज्यादा मेहनत करती है। तो युनतिंग कहता है कि तो तुम ये कहना चाहते हो कि मैं उस भोली भाली लड़की को परेशान कर रहा हूँ। मैनेजर कहता है कि मेरा वो मतलब नहीं था। युनतिंग कहता है कि शाओ शाओ कैपेबल है, तो उसे मेरे घर की पर्सनल मेड बना दो। ये सुनकर मैनेजर और असिस्टेंट सोचते हैं कि ये खड़ूस अचानक से बदल कैसे गया। यहाँ युनतिंग सोच रहा था कि शाओ शाओ तुम सच में भोली हो या फिर बस नाटक करती हो, ये तो मुझे नहीं पता, पर एक बार मेरे पास आओ, मैं तुम्हें नरक के रास्ते दिखा दूंगा। जब असिस्टेंट बाहर जाता है तो वहाँ लिनशी थी। लिनशी जबरदस्ती घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी, तो असिस्टेंट उसे रोकता है। लिनशी को आता देखकर युनतिंग भी अपनी स्टिक छुपाकर अच्छी तरीके से बैठ जाता है और असिस्टेंट से कहता है कि उसे अंदर आने दो। लिनशी असिस्टेंट से कहती है कि तुम ना मुझसे बदतमीजी से बात करना बंद करो, क्या पता फ्यूचर में मेरी शादी युनतिंग से हो जाए और तुम्हें कहीं मुझे मालकिन कह के ना बुलाना पड़े। जब लिनशी अंदर जाती है तो युनतिंग उसे कहता है कि तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुमसे शादी करूंगा। तो लिनशी कहती है कि अगर तुम मुझसे शादी करते हो तो मैं दहेज में तुम्हें पूरा लिन ग्रुप दूंगी। युनतिंग उसे कहता है कि लगता है कि तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारे लिन ग्रुप को ऐसे ही खरीद सकता हूँ, वो भी बिना शादी के। लिनशी उसे एक फाइल देती है जिसमें युनतिंग का हेल्थ रिकॉर्ड था। वो कहती है कि तो तुम्हें मेरी हेल्थ कंडीशन के बारे में पता लग गया है, तो क्या तुम इसके जरिए मुझे ब्लैकमेल करोगी। लिनशी उसे कहती है कि मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं करने वाली, मैं तो बस चाहती हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो, तुम्हारी हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं है तो बदले में दोनों कंपनियों को मैं संभालूंगी। युनतिंग उसे कहता है कि ये मेरा स्टाइल नहीं है कि मैं अपने बिजनेस को बचाने के लिए किसी से शादी कर लूँ, तो तुम इसके बारे में भूल जाओ। वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि इसे बाहर का रास्ता दिखा दो। तो लिनशी उसे कहती है कि तुम फिर भी मेरे प्रपोजल के बारे में एक बार सोचना। अगले सीन में असिस्टेंट युनतिंग को लेकर सैर पर निकला था। उसे उसकी माँ का बार बार कॉल आ रहा था, बट वो कॉल पिक ही नहीं करता। युनतिंग उसे कहता है कि ये तुम्हारी वही माँ है ना जिसने बचपन में तुम्हें काफी ज्यादा टॉर्चर किया एंड तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया, अब क्या है। तो वो कहता है कि वो हॉस्पिटलाइज है। युनतिंग कहता है कि मैं तुम्हें 1 वीक की छुट्टी देता हूँ, अपने फैमिली मैटर को संभाल लो। असिस्टेंट कहता है कि मैं नहीं जा सकता, क्योंकि अगर मैं चला गया तो मेरे जाने के बाद तुम्हारा क्या होगा। अगले सीन में असिस्टेंट शाओ शाओ को केक की रिश्वत देकर कहता है
कि तुम एक वीक तक युनतिंग का ख्याल रखो। शाओ कहती है कि मुझे उस खड़ूस आदमी के लिए काम नहीं करना है, वो हर वक्त मुझ पर गुस्सा करता रहता है एंड मुझे बहुत सारा काम देता है। असिस्टेंट कहता है कि वो एक पेशेंट है तो प्लीज उसकी मदद करो, अगर तुम उससे अच्छे से बात करोगी तो वो भी तुम्हें पसंद करेगा एंड तुम्हें ज्यादा टॉर्चर नहीं करेगा। मुझे अपने काम की वजह से बाहर जाना है, वरना मैं तुम्हें नहीं कहता। अगर तुम ये काम करोगी तो मैं तुम्हें एक्स्ट्रा बोनस दूंगा। बोनस का सुनकर वो तुरंत मान जाती है। तभी ही वहाँ पर युनतिंग आकर कहता है कि ये लल्लू टाइप की और पागल सी लड़की मुझे अपने आसपास नहीं चाहिए। शाओ उसे कहती है कि मैं लल्लू और पागल नहीं हूँ, बस मैं काम थोड़ा धीमा करती हूँ। युनतिंग कहता है कि हाँ तुम पागल नहीं हो, पागल तो मैं हूँ। इतना कहकर वो चला जाता है। असिस्टेंट कहता है कि देखा ना वो कितना ज्यादा बीमार है, अगर वो तुम्हारी बात ना माने या फिर खुद को हर्ट करने की कोशिश करे तो तुम मुझे कॉल करके बता देना। अगले सीन में शाओ लानफेंग से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। दरअसल में उसने वीचैट यूज करना सीख लिया था। लानफेंग उसे कहता है कि मैं तुमसे मिलने के लिए जरूर आऊंगा, कि तभी ही उसकी माँ उस पर चलाती है कि तुम फिर से उस पगलेट लड़की से बात कर रहे हो। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम उस शाओ से बात मत करो, पर तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते। शाओ जल्दी से कॉल कट कर देती है। दूर से ये सारी बातें युनतिंग ने सुन ली थी। वो कहता है कि ओए पागल, मुझे तो लगता है कि वो जंगली लड़का तुम पर सूट नहीं करता। दिखने से ही वो मुझे माँ का लाडला टाइप का लगा। वो क्या कह रहा था कि वो तुम्हारे लिए घर खरीदेगा एंड तुम्हारे साथ रहेगा। तो देखो मैं तुम्हें बता दूं कि वो अपनी पूरी जिंदगी भी काम करेगा फिर भी मुझ जैसा घर नहीं खरीद पाएगा। ऊपर से उसकी माँ की भी चाय तुम्हें सुननी पड़ेगी। इससे अच्छा कि तुम उस लड़के से सारे रिश्ते तोड़ दो, कहीं तुम्हें पछताना ना पड़े। शाओ को ये सुनकर उस पर काफी गुस्सा आता है। वो उसके पास जाकर कहती है कि तुम बहुत ही ज्यादा बुरे हो, बद से बदतर हो। युनतिंग को पता लग जाता है कि शाओ उसे परेशान हो गई है, तो वो एक डेविल वाली स्माइल करता है, इविल वाली नहीं डेविल वाली। सो गाइस, इसी के साथ पार्ट नंबर 1 होता है यहीं पर ही खत्म। वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब करते जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।